चलो जी करते हैं रिवाइज फटाफट से चैप्टर नंबर 3 को, जिसके अंदर कितने सेक्शन थे हमारे? 2, सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। ऑल्दो इसके डीप में यहाँ पे रिवीजन नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि आप सेक्शन 9 के रिवर्स चार्ज के जो 16 पॉइंट थे वो 16 के 16 का पॉइंट आपको एनालिसिस प्रॉपर देखने को मिलेगी, लेकिन मोटे मोटे हर जगह की हेडिंग्स वगैरह जो हमें जनरली याद रखने होते हैं, सेक्शंस वगैरह, उसकी कोर हेडिंग क्या थी, उसका बेस मीनिंग क्या था, वो सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो कि ऑल्दो ओवर रिवीजन के लिए काम आता है अगर आपको अंदर की बातें पहले से आपने पढ़ी हुई हैं तो, जो कि हमने पढ़ रखी है। बाकी डीप के लिए तो पीछे की जो चीजें हैं वही है जो अपने पीछे 1 बाय 1 पढ़ के चले हैं, बट ये शॉर्ट में रिवाइज करा देगा। सारे सेक्शंस क्या थे, उसके अंदर की पॉइंट्स क्या थे, जैसे आपको आंसर लिखने तो उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या रूल्स थे, क्या कंडीशन थे, जिस पे कंपोजिशन नहीं मिलता, क्या चीज आपको फॉलो करनी पड़ती है, इस टाइप से एक बेस आइडिया पूरा ही देके चलेगा जो रिवीजन है। ज्यादा लेंथी नहीं है, देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। क्या स्टेट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है? तो बिल्कुल आपका इंट्रा स्टेट भी हो गया और इंटर स्टेट भी हो गया। स्टेट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसके ऊपर बताओ क्या लगेगा? यूनियन टेरिटरीज के ऊपर क्या लगेगा आपका? यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर के ऊपर क्या लगेगा? पहले बात हो रही थी स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया के मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या एप्लीकेबल होगा आपका, तो उसमें आपका सीजीएसटी लगता है, ऑब्वियसली एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी नहीं लगता। और अगर आप बाहर काम करोगे मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके इसमें क्या लगता है? आईजीएसटी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें भी आपका यूटीजीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये विद लेजिस्लेचर है, तो इसमें भी आपका क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी। लेकिन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें तो उसके इसमें क्या लगता है आपका? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और आईजीएसटी तो है ही अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो। बेसिक चीज थी। आगे बढ़ते हैं। लेवी एंड कलेक्शन की बात करो तो लेवीड किसके ऊपर होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर भी होता है और इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर भी होता है। इंट्रा के ऊपर आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी होता है, और इंटर स्टेट होगा तो उसके इसमें आपका आईजीएसटी होगा। कलेक्ट कौन करता है और पे कौन करता है? तो ऑब्वियसली टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए जिसको कलेक्शन करना है और जिसको पेमेंट करनी है। सप्लाई आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी, कौन सी ऐसी सप्लाई है जीएसटी के परव्यू से बाहर है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ लेवी कैसे निकालते हो? तो आपको पता है कि सेक्शन नंबर 15 के अंदर बताया गया है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना है और उसके ऊपर ही आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। तो टैक्स कैलकुलेट किसके ऊपर होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, जो कि हमने यहां नहीं सीखा, वो कहां सीखेंगे हम? सेक्शन नंबर 15 में कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है। रेट्स की बात करें तो रेट्स नोटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल्दो सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना नहीं हो सकता? 20% ज्यादा नहीं हो सकता। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। और वही अगर आईजीएसटी की बात करें तो वो भी नोटिफाई करेगा हमारा गवर्नमेंट, विच कैन नॉट बी मोर देन 40%, जिसके अंदर हम कंबाइन कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कह लो। ठीक है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स वुड बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम अननोटिफाइड डेट। ऐसे कौन कौन से सप्लाईज है जिसके ऊपर फिलहाल जीएसटी लेवी नहीं होता लेकिन नोटिफाइड डेट के बाद से लेवी होने लगेगा? तो ये हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी फिलहाल नहीं लगता लेकिन वो कभी भी नोटिफाई किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा विद रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कौन कौन सी चीजें हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल के नाम से जाते हैं, और नेचुरल गैस एंड एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल। टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो इसके अंदर हमने क्या बातें देखी? 2 देखी थी इसके अंदर। एक था सबसेक्शन नंबर 3 और एक था सबसेक्शन नंबर 4। तो पहला 3 की बात कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर मैंने गुड्स के कुछ नाम देखे और सर्विसेज के अंदर 16 ऐसे ट्रांजैक्शंस देखे जिसको कि नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, जो कि आपके 9 सबसेक्शन 3 के अंदर आते हैं। फिर आया सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो है ये कौन है? बिल्डर्स और प्रमोटर्स। ठीक है। कहां पे हमने इसको पढ़ा? 9 के सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर 3 ऐसे ट्रांजैक्शन आई थी। इसके अंदर हमने इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की बात की थी, 80-20 वाला रेशियो। उसके बाद सीमेंट की बात की थी, वो आरसीएम के अंदर आता है, और कैपिटल गुड्स की बात की थी। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स और प्रमोटर्स के लिए, अगर ये अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो। अच्छा जी। फिर आया टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो आपने देखा है कि भैया जो इको वाले होते हैं इनके भी कुछ ट्रांजैक्शंस है, कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसको नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने कि भैया तुम्हें भी जो है वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। द गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विस दैट द टैक्स ऑन सप्लाईज ऑन ऑफ विच शैल बी पेड बाय इको एज इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। अगर उनके थ्रू वो सर्विसेज सप्लाई की जा रही है। इसके अंदर टैक्सी, मैक्सी कैब, इस टाइप की बातें देखी थी हमने। ठीक है। आगे
सेक्शन 10 आपका आया, अभी 9 खत्म नहीं हुआ है, 9 की बातें आगे भी आएगी, ऑल्दो रिवीजन पैटर्न में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, बट 10 आ गया, 9 अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपोजिशन लेवी आपने क्या देखा कि भैया क्या है कंपोजिशन लेवी, तो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनको कहा गया कि तुम्हें कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें फायदा रहेगा, लो रेट ऑफ टैक्सेस होंगे, सिंप्लिसिटी होगी वगैरह वगैरह। तो मोटे मोटे एडवांटेज देखे जाए तो ये 4 एडवांटेजेस हैं जो आपको याद करने हैं, ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से ऊपर भी नहीं दिया हुआ था, तो अगर ये याद करोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट है कि भैया कंपोजिशन लेवी के एडवांटेजेस लिखने के लिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है 4 पॉइंट लिख दो, पूरे मार्क्स। क्या क्या है? लो रेट ऑफ टैक्स होता है, अगला हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर्स फॉर सच टैक्स पेयर्स, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, और लास्ट आता है कि सिंपल हमारा एनुअल रिटर्न यहां पे है। ठीक है सर, 2 बातें हमने देखी। गुड्स के लिए कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल है, तो सबसेक्शन नंबर 1 था और सबसेक्शन नंबर 2 था, जो कि बात करता है किसकी? गुड्स की, कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स की, और 10(2)A जो नया आया था जो कि बात करता है किसकी? कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज की। नाउ अगर किसी को स्कीम के अंदर आना है तो कैसे आना पड़ेगा, ऑप्ट करने का स्कीम का प्रोसीजर क्या था? तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले जा रहे हो तो अपने रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर इंटीमेट करोगे अगर नया रजिस्ट्रेशन है आपका तो, और किस डेट से माना जाएगा? जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया, उस दिन से आपका कंपोजिशन लेवी भी क्या माना जाएगा? इफेक्टिव माना जाएगा। फिर देखा हमने कि अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन लेवी के अंदर आना चाह रहा है तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा? अगेन उसको इंटीमेट करेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, और इफेक्टिव डेट कब से मानी जाएगी कंपोजिशन लेवी की? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर लिमिट हमने देखी थी क्या थी, तो आपके 8 ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे, सॉरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे जिसके अंदर आपका क्या लग रहा था? 75 लाख का टर्नओवर, और उसके अलावा जितने भी बच गए उनके ऊपर क्या लग रहा था? 1.5 CR का इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की बात करें उस केस में तो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, 3 को छोड़ के। 3 कौन से छोड़े गए थे? असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगे उस केस में कितना है आपका? 75 लाख। और इन तीनों के साथ साथ बाकी जितने भी स्टेट्स बच गए, ये तीनों भी इंक्लूड हो गए, और बाकी जितने बच गए उन सबके लिए लिमिट कितनी है? 1.5 CR। अगर हम बात करें गुड्स की, और सर्विसेज की बात करें तो कितना था? 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आगे रेट्स ऑफ टैक्स हमने देखे थे भैया, गुड्स के लिए क्या क्या रेट्स ऑफ टैक्स थे? तो मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, जिसमें हम आधा कह रहे थे CGST का, आधा कह रहे थे SGST या UTGST का ऑफ टर्नओवर, और IGST की बात करें तो कितना होगा? 1%। IGST की बात करें तो कितना होगा? 1%। नालायक, अभी भी बोल रहे हो, पिछली वाली क्लास में याद दिलाया था। कंपोजिशन स्कीम में कभी IGST होगा क्या? नहीं। कब याद आएगी? कंपोजिशन स्कीम IGST नहीं होगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें तो कितना है? 5%, 2.5% CGST का, 2.5% SGST या UTGST ऑफ टर्नओवर। अदर्स की बात करें तो 1% है। अदर्स के अंदर बेसिकली कौन है? ट्रेडर्स। आधा % CGST, आधा % SGST या UTGST। उसके बाद सर्विसेज की बात करते हैं, यहां पे कितना था? 6%, जिसमें 3% CGST है और 3% SGST या फिर UTGST का होगा। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस की बात करो तो उसके अंदर क्या क्या था? पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, जो पर्सन कंपोजिशन के लिए ऑप्ट कर रहा है वो क्या नहीं होना चाहिए? CTP नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही वो NRTP होना चाहिए, ना ही वो CTP होना चाहिए, नहीं वो NRTP होना चाहिए। शेल पे टैक्स अंडर 9394, मतलब रिवर्स चार्ज का जो प्रोविजन है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होगा, कोई छूट नहीं है, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, रिवर्स चार्ज भी उसके ऊपर अट्रैक्ट होगा ऑन इनवर्ड सप्लाई, जो भी प्रोविजन लिखे गए हैं 93 के और 94 के। अच्छा जी, इज नॉट एंगेज नहीं होना चाहिए किसके अंदर? मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चर के अंदर उसको एंगेज नहीं होना। नोटिफाइड गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? 4 बातें। कौन कौन सी? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स और एरेटेड वाटर। एरेटेड वाटर आपका नया कॉन्सेप्ट है, नया ऐड हुआ है, इसलिए आपको इसको और अच्छे से याद रखना है। शैल मेंशन दी वर्ड्स, आपको अपने बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे, बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे क्या लिख के चलना पड़ेगा? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। उसके साथ साथ एक और चीज लिखनी पड़ेगी, कहां पे? सारे प्रोमिनेंट प्लेस। प्रोमिनेंट प्लेस का मतलब क्या हो गया? कोई भी साइन बोर्ड, नोटिस बोर्ड वगैरह अगर आपने लगा रखा है अपने प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, तो उसके ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा क्या? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये कंडीशंस थी। आगे who are not eligible to opt for composition scheme, तो आपने ये वाला टेबल सेम टू सेम पीछे पढ़ा था ऑल्दो, बट फिर से देख लो कि अगर हम गुड्स की बात करें और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो भैया लेविएबल फॉर टैक्स वाले गुड्स ही होनी चाहिए। अगर नॉट लेविएबल फॉर टैक्स होंगे तो उस केस में आप गुड्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, और सर्विसेज के अंदर भी सेम कंडीशन है, नॉट लेविएबल टू टैक्स वाले आपके इनएलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। उसके बाद हमने देखा कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आप नहीं करोगे, इसमें गुड्स का नहीं करोगे, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं करोगे। फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स की सप्लाई नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं करोगे। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? जो कि कलेक्ट करते हैं
टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन नंबर 52। उसके बाद आपने देखा कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए किसके, नोटिफाइड गुड्स के, जितने 4 नोटिफाइड गुड्स हैं इसके अंदर कहा गया कि मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए उन 4 नोटिफाइड गुड्स के, और साथ ही में सप्लायर नहीं होने चाहिए आप नोटिफाइड सर्विसेज के। उसके बाद आया था कि ना ही आप सीटीपी होने चाहिए, ना ही आप एनआरटीपी होना चाहिए, दोनों पॉइंट दोनों के अंदर सेम है। इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट था 6 जिसके अंदर कहा जा रहा था कि भैया आप सप्लायर नहीं होने चाहिए किसी भी सर्विस के अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 10 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर इसकी बात हो रही है आपके रेस्टोरेंट सर्विसेज की। तो कह रहा है कि कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं हो सकता कंपोजिशन स्कीम के अंदर अदर देन दोज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 1, ठीक है। ऑल्दो ये वाला पॉइंट यहां पे नहीं आता। तो ये 6 कंडीशन है आपके गुड्स के लिए और 5 कंडीशन थे आपकी किसमें, 2A सर्विसेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताया गया मार्जिनल सर्विसेज के बारे में हाईलाइट किया जा रहा है। आपने पढ़ा था कि भैया गुड्स की कंडीशन में आपको मार्जिनल सर्विसेज अलाउ किया गया था प्रोवाइजो के अंदर, जिसके अंदर कहा गया था कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप ट्रेडर हो, तो उस केस में आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे सकते हो, जो कि मार्जिनल में क्या टर्म था उसका, 10% ऑफ दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। लिमिट हमने याद कैसे की थी कि 50 लाख तक होगा तो 5 लाख कह लो सीधा सीधा, और 50 लाख के पार होगा अप टू 1.5 CR तो कितना का हो गया 10% सिंपली, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या देखा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो सर्विसेज दे सकता है, लेकिन सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, मार्जिनल होनी चाहिए, और मार्जिनल के अंदर रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं आएंगी। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो ये भी आपका सर्विसेज दे सकता है, जो कि होना चाहिए मार्जिनल होना चाहिए, और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर नहीं आएंगी। इसमें तो कोई सेंस भी नहीं बनता। और तीसरा हमने देखा था क्या कि जो ट्रेडर है वो भी आपके सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन कितना, मार्जिनल सर्विसेज, जिसका कि डिफाइन किया हुआ है 10% या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, और उसके अंदर आपके रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं होने चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशन थी। आगे अदर पॉइंट्स, कुछ चुटपुट बातें। क्या है चुटपुट बातें कि आपको बिल ऑफ सप्लाई यहां पे इशू करना होता है अदर देन टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करके चलोगे। टैक्स आप कलेक्ट नहीं करोगे रिसिपिएंट से, टैक्स आप कलेक्ट नहीं करोगे रिसिपिएंट से। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आपको नहीं मिलता। कंपोजिशन स्कीम जो है वो या तो सबको मिलेगा या तो किसी को नहीं मिलेगा। मतलब एक पेन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे सभी या तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर होने चाहिए या फिर सभी के सभी कंपोजिशन स्कीम से बाहर होने चाहिए। और अगर आप इररेगुलर अवेलमेंट करते हो तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। साथ ही में सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 के जो प्रोविजंस होंगे वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, ठीक है। तो ये सारी बातें मोटी मोटी हमने देखी थी, थोड़ा बिखेर के यहां बताया गया है, लेकिन टू एन एक्सटेंट आपको अच्छी खासी नॉलेज दे दी सेक्शन नंबर 9 और 10 की। ऑल्दो डीप में तो फिर पूरा है प्रोविजन आपको पढ़ना पड़ेगा, इतने शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। बट एक छोटी मोटी रिवीजन थी, आई होप थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा इससे। अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, तो ले लो एक ब्रेक, रिवाइज कर लो अपने पॉइंट्स को, फिर क्वेश्चन आंसर आप ही ने जवाब देने हैं। और इसके अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पूरी उम्मीद है आप गलत बताओगे, क्योंकि बारीकी है, थ्योरी है, लाइन है, लॉ की ऐसी ऐसी बारीकी है जिसको कि उस क्वेश्चन में उठाया गया है। तो मजा आएगा। लेते हैं ब्रेक के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं।